हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी पाठशाला बाय जूही। तो बच्चों, अगर आप क्लास 12th बायोलॉजी या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, और वो है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, दैट इज चैप्टर 3 ऑफ क्लास 12th। और आज का हमारा पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी। अब मैं आपको पहले ही बता दूं बच्चों, इकोलॉजी एक ऐसा चैप्टर नहीं है कि जिसको आपको सिर्फ रटना है। रटना नहीं है, इसको फील भी करना है, क्योंकि इकोलॉजी आपके आसपास हर जगह मौजूद है। अभी आप जहां पर बैठे हुए हैं, आपके आसपास में क्या चीज मौजूद है बच्चों? लाइट है, टेम्परेचर है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो बच्चों, यही सब मिलकर क्या बनाते हैं? इकोलॉजी बनाते हैं। और आज के बाद जब भी हम पेड़ को देखेंगे या किसी बर्ड को देखेंगे या बारिश हो रही होगी उसको देखेंगे, तो आपको सिर्फ नेचर नहीं दिखेगा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपको बायोलॉजी दिखाई देगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। अच्छा, तो बच्चों, मैं आपसे सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ, इसका आपको ऑनेस्टली आंसर देना है। अच्छा चलो, आपने कभी सोचा है कि ये जो कैक्टस होता है ना, आपने देखा हुआ है डेजर्ट में ग्रो करता है? ये देखो, ये रहा कैक्टस की इमेज है। ये जो कैक्टस होता है, इसकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइंस यानी कांटे में क्यों बदल जाती हैं? वो लीव्स ही क्यों नहीं रहती हैं? अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या, कि ये जो आप लोग देख रहे हैं इसे ब्रह्म कमल यानी कि ये नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स फ्लावर्स होते हैं, या और भी कोई कैक्टस फ्लावर है, वो ज्यादातर व्हाइट कलर के ही क्यों होते हैं? ये आपको रेड या ब्लू कलर के क्यों नहीं दिखते हैं? ठीक है, मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये जो बी होती है इसको कैसे पता चलता है कि मुझे जो है इसी फ्लावर से नेक्टार मिलेगा? ये फ्लावर इसको क्या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है, जैसे आप अपने फ्रेंड्स को भेज देते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज बुलाने के लिए, और वो आपका गूगल मैप देख कर आ भी जाते हैं, है ना? लेकिन ना तो यहाँ से ये फ्लावर इस बी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा है, ना इस बी के पास में गूगल मैप है कि ये इस फ्लावर तक पहुंच जाए। फिर भी ये बी इसके पास में कैसे पहुंच जाती है? ऐसे कैसे पता चल जाता है कि यहाँ से नेक्टर मिलेगा? अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो पोलर बियर हैं, इनका जो फर होता है वो इतना थिक क्यों होती है? अगर हम लोग इंडिया में बात करें टाइगर की, तो ये अगर टाइगर इतने फर लेके घूमे तो उसको क्या होगा बच्चों? उसे तो हीट स्ट्रोक हो जाएगा। लेकिन पोलर बियर के लिए यही फर उसको लाइफ सेविंग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बताओ, सोचो। अच्छा, और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो क्या है कि एक जो छोटा सा ये चिक देख रहे हैं, ये चिक अभी अभी एग में से निकला है, वो हजारों बर्ड्स में से अपनी मदर को कैसे पहचान लेता है? बताओ, कैसे पहचान लेता है? तो बच्चों, अब इन सभी क्वेश्चंस के आप सोचिए। क्वेश्चन अलग अलग हैं, लेकिन बच्चों, क्या इन सब का कोई कॉमन आंसर हो सकता है? सोचो, हो सकता है? यस, हो सकता है। कैसे? इसी बात पे ही हम लोग आज का पूरा लेक्चर देखेंगे और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो अभी हाल फिलहाल में इस क्वेश्चन का आंसर अभी आपको आगे पता चलेगा कि क्या है ना? अच्छा, चलो बच्चों, अब नेचर को समझने के लिए हम दो तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्या, हाउ। दूसरा क्या है, वाई। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, हाउ में एंड वाई में। यही डिफरेंस आपको नीट में बच्चों सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बर्ड है, वो सिंगिंग कर रही है। ठीक है, अगर मैं पूछूं बर्ड गाना कैसे गाती है, अगर मैं ये पूछूं कि बर्ड गाना कैसे गाती है, तो मैं उसके मैकेनिज्म की बात कर रही हूँ। किसकी? कि वो कैसे कर रही है इस काम को, उसका मैकेनिज्म क्या है, मतलब उसके वोकल ऑर्गन कैसे हैं, उसका नर्वस सिस्टम, उसके साउंड प्रोडक्शन की बात होगी। ये है क्या बच्चों, हाउ। हाउ में मतलब हम लोग उसका मैकेनिज्म जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, अगर मैं पूछूं बर्ड गाना क्यों गाती है, अब यहाँ पे क्या आ गया, क्यों गाती है। वहां पे क्या पूछा था मैंने, कैसे गाती है। यहाँ पर जैसे ही क्यों आया तो आंसर बदल जाएगा। तो अब बात होगी किसकी? अब बात होगी बच्चों, मेट को अट्रैक्ट करने के लिए गाती है, या टेरिटरी बताने के लिए गा रही है, या कम्युनिकेट करने के लिए गा रही है अपने दूसरे मेंबर से, यानी उसके बिहेवियर की इंपॉर्टेंस। यही है क्या, वाई। अच्छा चलो, अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी बात करी थी कि बी फ्लावर तक कैसे पहुंचती है, उसे कैसे पता कि यहाँ से नेक्टार मिलेगा। हाउ, कैसे पहुंचती है ना? तो वो स्मेल पहचानती है, अल्ट्रावायलेट पैटर्न देखती है, या केमिकल सिग्नल्स पहचानती है। लेकिन अगर मैं यही बात करूं कि बी जो है फ्लावर तक जाती ही क्यों है, क्यों जैसे ही आ गया मतलब वाई की बात हो रही है।
क्यों जाती है? क्योंकि उसको क्या चाहिए? नेक्टर चाहिए, फूड चाहिए, और साथ ही पॉलिनेशन भी हो जाता है। यानी नेचर में हर चीज का क्या होता है? एक पर्पस होता है ना? और इकोलॉजी बच्चों इसी पर्पस को समझाती है। इकोलॉजी हमेशा पूछती है व्हाई, ऐसा क्यों करना है, मतलब इस काम को क्यों करना है। तो बच्चों इसके रीजन है, किसी भी अडेप्टेशन का रीजन क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अडेप्ट क्यों कर रहा है, किसी बिहेवियर का एडवांटेज क्या है, या किसी स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो बच्चों यही क्या है? इकोलॉजी है। क्या है? इकोलॉजी है। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने ये जितने भी क्वेश्चंस अपन लोगों ने देखे, कि जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे कि कैक्टस की बात करी हमने, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स की बात करी, तो बच्चों इन सब का आंसर क्या है? एक ही है। क्या? इकोलॉजी है। क्या? इन सब का आंसर क्या है? इकोलॉजी है ना? तो बच्चों इकोलॉजी की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो वो बहुत इजी है। क्या है बच्चों? इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। अब लेकिन आपको इस डेफिनेशन को रटना नहीं है, इसे आइए समझते हैं। मैं इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। क्या कर रहा है? एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अब उसकी जो सक्सेस है सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ रहा है और पढ़ने से ही उसका रिजल्ट आ जाएगा, ये केवल इस चीज पे, मतलब ऑब्वियसली बेसिक फैक्टर तो यही होगा कि अगर पढ़ नहीं रहा है तो पास कैसे हो जाएगा। बट अदर भी कुछ फैक्टर्स हैं जिस चीज पे उसकी पढ़ाई या उसका रिजल्ट डिपेंड करेगा। क्या होगा कि उसका इन्वायरमेंट भी मैटर करेगा। किस तरीके से? कि उसके घर में एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके घर में लाइट आ रही है नहीं आ रही है। लाइट नहीं आ रही है तो बेचारे को लैंप में पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ी तकलीफ तो होगी। ज्यादा शोर तो नहीं है, इंटरनेट है यानी, क्योंकि आजकल अपन लोग सारी पढ़ाई ऑनलाइन करते हैं। मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए। बुक्स हैं या नहीं है, या उसकी वो हेल्दी है या नहीं है, हेल्थ कैसी है उसकी, फैमिली सपोर्ट है या नहीं। तो बच्चों इन सब का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक उसी तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेला नहीं जीता है। क्या? जैसे एक समझिए कि एक डियर है ना? उस डियर को उस फॉरेस्ट में रहने के लिए ग्रास चाहिए, क्योंकि उसे कुछ खाना है, उसे पानी भी चाहिए, टेम्परेचर सही चाहिए, प्रेडेटर भी कम होने चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि उसे कोई आके खा जाए, फॉरेस्ट चाहिए, तभी उसका क्या होगा बच्चों? वो डियर सरवाइव करेगा। यानी जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म अकेला ही सरवाइव नहीं कर रहा है, वो किससे इंटरेक्ट कर रहा है? उसके इन्वायरमेंट के साथ में जो उसका रिलेशन है, उसी को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है? इकोलॉजी दिया हुआ है। इसलिए बच्चों सिर्फ याद रखना है कि इकोलॉजी सिर्फ नेचर की स्टडी नहीं है, बल्कि नेचर में होने वाली इंटरेक्शन की स्टडी है। यानी हु लिव्स, और वो कहाँ रहते हैं, मतलब वेयर दे लिव, हाउ दे सर्वाइव, एंड सबसे इंपॉर्टेंट व्हाई दे सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर वे, कि वो क्यों इस तरीके से रह रहे हैं। यही बच्चों इकोलॉजी का मेन उद्देश्य है ना? मेन एम है कि वो हम लोगों को ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्शन बताती है ना? सभी फैक्टर्स जरूरी होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो बच्चों अभी तक हमने इकोलॉजी देखा। ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजी क्या था? ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच के इंटरेक्शन की स्टडी है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा सवाल क्या है कि इसमें से बच्चों इन्वायरमेंट क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया कि ट्रीज हो गए, फॉरेस्ट और रिवर। लेकिन नहीं, इन्वायरमेंट उससे भी ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। सपोज आप लोग इसको एक एग्जांपल से समझिए। मैं एक क्लासरूम में हूँ, और मेरे अब मैं क्लासरूम में खड़ी हुई हूँ, तो मेरे आसपास क्या है? मुझे पढ़ाना है ना? तो पढ़ाने के लिए मुझे क्या, सबसे पहले तो जिंदा रहने के लिए मुझे क्या चाहिए? एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो एयर में है। अब मुझे लाइट भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए, चेयर भी चाहिए, है ना? और मुझे क्या, स्टूडेंट्स भी चाहिए, पढ़ाऊंगी किसको? मुझे माइक्रोफोन भी चाहिए। तो बच्चों ये सब मिलकर मेरा क्या बना रहे हैं? मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, लेकिन ये सब चीजें मिलकर मेरा क्या बना रही है? इन्वायरमेंट बना रही है। इसी तरीके से हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक इन्वायरमेंट होता है। अब इस इन्वायरमेंट को इकोलॉजी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। पहला कंपोनेंट क्या है बच्चों? हमारा बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट। तो सबसे पहले अपन समझते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, यानी जो जीवित है ना? लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग, जो यानी कि जिंदा है, जैसे कि हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया,
लेकिन हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बायोलॉजी में उसकी एक अलग ही डिबेट चलती है ना। लेकिन हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें जरूर आते हैं। मतलब जो भी लिविंग है वो सब क्या है बच्चों, हमारे बायोटिक कंपोनेंट है। लिविंग मतलब बायोटिक कंपोनेंट। अब आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट पे। एबायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग फैक्टर्स। कौन से फैक्टर जो जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग फैक्टर, जैसे कि एयर, वाटर, टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड। ये सभी किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, है ना। ये सब चीजें एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ इसको। मैंने क्या हुआ कि एक प्लांट लिया और इस प्लांट को मैंने अपने घर में लगाया है। एक नहीं, मैंने दो प्लांट लिए हैं, ठीक है। दो प्लांट को मैंने अपने घर में लगाया। अब मैंने एक तो कहाँ लगाया, एक अपनी बालकनी में लगा दिया और एक स्टोर रूम में लगा दिया। अब जो बालकनी में है उसे तो बहुत अच्छी सनलाइट मिल रही है, जबकि जो स्टोर रूम में है उसे वहां बिल्कुल भी लाइट नहीं मिल रही है। लेकिन मैं दोनों को पानी बराबर दे रही हूँ। पानी जितना बालकनी में रखा हुआ है उसे दे रही हूँ, उतना ही पानी में जो स्टोर रूम में रखा है उसे दे रही हूँ। तो अब आप लोग बताइए, क्या दोनों बराबर ग्रो करेंगे? सोचिए। नहीं, दोनों बराबर ग्रो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लाइट क्या है, एक एबायोटिक फैक्टर है और वही उसकी ग्रोथ को कंट्रोल कर रही है। लाइट के प्रेजेंस में वो अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, लेकिन अगर लाइट उसे स्टोर रूम में नहीं मिल रही है तो वो ग्रो नहीं करेगा, है ना। इसको चलो अगर एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फिश है, फिश कहाँ रहती है? पानी में रहती है। अब मैंने उसे निकाल कर कहाँ पे, जमीन पर रख दिया, तो क्या होगा? फिश मर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी उसके लिए सिर्फ ये नहीं है कि उसे पीने के लिए पानी चाहिए, नहीं, वो उसका पूरा हैबिटाट है जहाँ पे वो रहती है। और यही इकोलॉजी हमें सिखाती है कि हर ऑर्गेनिज्म लगातार अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है ना। एक सेकंड के लिए भी बच्चों ऐसा नहीं होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से अलग हो। कोई अगर ऑर्गेनिज्म है तो वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा ही करेगा। तो आपको एक बात याद रखनी है कि इन्वायरमेंट हमारा टू कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, बायोटिक प्लस एबायोटिक, है ना। बायोटिक यानी कि लिविंग कंपोनेंट, एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट। नीट में बच्चों ये डेफिनेशन कई बार पूछी जा चुकी है, तो आप लोगों को ये याद याद रखनी है ना। अच्छा, तो बच्चों, अब हम लोगों से कोई बच्चा एक आया, उसने कहा कि ना, हमसे वो ये पूछ रहा है कि हमको इकोलॉजी पढ़ने की जरूरत ही क्या है, हम क्यों इतना ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, क्यों फील कर रहे हैं इकोलॉजी को, है ना। एग्जाम के लिए तो पढ़ ही ले रहे हैं कि ठीक है एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों इसका रियल लाइफ में क्या यूज है, ये मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन किया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया उसने, है ना। तो बच्चों इसका आंसर मैं देती हूँ क्या, कि इकोलॉजी एक चैप्टर नहीं बल्कि हमारे सर्वाइवल की एक साइंस है। क्या है? साइंस है। आज पूरी दुनिया जो है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, वाटर क्राइसिस, इन सब प्रॉब्लम से जूझ रही है। इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बच्चों इकोलॉजी के प्रिंसिपल्स में ही छुपा हुआ है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, क्यों पढ़नी चाहिए? अडेप्टेशन। अच्छा, आप लोगों ने कैमल देखा है, यानी कि ऊंट? वो कहाँ रहता है? सबको मालूम है कहाँ रहता है, डेजर्ट में रहता है। लेकिन आप लोगों ने देखा है कि एलिफेंट डेजर्ट में क्यों नहीं रहता है? सोचा है कभी कि कैमल तो रह रहा है लेकिन एलिफेंट नहीं रहा है? क्योंकि दोनों की अडेप्टेशन अलग है। क्या अडेप्टेशन अलग है, कि वो वहां पे सरवाइव कर पा रहा है, उसने कुछ अपने अंदर बेसिक चेंजेस किए हैं। अडेप्टेशन हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप लोग थोड़ा शॉर्ट में समझिए इधर पे, है ना। तो बच्चों इकोलॉजी हमें यही समझाती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस एनवायरनमेंट में क्यों सरवाइव करता है। यही हुआ उसका क्या, अडेप्टेशन, है ना। सेकंड वन इज दी क्या है, बायोडाइवर्सिटी। एक फॉरेस्ट है, एक फॉरेस्ट में ट्रीज नहीं होते, बर्ड्स, एनिमल, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं, है ना। ये नहीं है कि अगर वो फॉरेस्ट में ट्री ट्री है तो हम लोग उसे फॉरेस्ट कह देंगे, नहीं, उस फॉरेस्ट में हमारे बर्ड्स भी होंगे, इंसेक्ट भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अगर इनमें से एक भी ग्रुप गायब हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई हर चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर हम लोग एक चीज को बढ़ा देंगे तो दूसरी चीज बहुत कम हो जाएगी। इसलिए इसके अंदर बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है ना। इसकी नहीं तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। थर्ड है हमारा क्लाइमेट चेंज। अब आज टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है। अमरनाथ में तो वो कितनी जल्दी वो शिवलिंग भी पिघल गई है ना।
बिकॉज ऑफ कि इतना क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं। ये सब बच्चों इकोलॉजी का ही पार्ट है, इसलिए हमको इकोलॉजी पढ़नी है। फोर्थ है हमारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। टाइगर्स को क्यों बचाना है, इतना इतने वो चल रहे हैं कंजर्व करने के लिए टाइगर को। एलिफेंट को क्यों बचाना है, राइनो को क्यों बचाना है, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपको बहुत क्यूट लगते हैं? नहीं, हर स्पीशीज इकोसिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर आपको भी पता है, अगर टाइगर खत्म हो गए तो कौन बढ़ेगा? डियर बढ़ेगा, क्योंकि टाइगर डियर पे फीड करता है, तो उसको कोई खाने वाला नहीं होगा। डियर अगर बढ़ेंगे तो ग्रासेस खत्म हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि डियर ग्रासेस को खाता है। तो इससे पूरा ही इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और पूरा फॉरेस्ट बदल जाएगा, यानी कि पूरी फूड चेन क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल बैलेंस। नेचर बिल्कुल बैलेंस में काम करती है, मतलब प्रेडेटर प्रे ये सब अपने अपने बैलेंस में रहते हैं। प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी मिलकर नेचर का जो है बैलेंस बनाए रखते हैं। और लास्ट क्या है हमारा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज हमें डेवलपमेंट भी चाहिए और एनवायरनमेंट भी बचाना है। देख रहे हो ना आप लोग, इतनी इंडस्ट्रीज वगैरह ओपन हो रही हैं, लेकिन हमें नेचर भी बचा, एनवायरनमेंट भी बचाना है। तो दोनों कैसे साथ चलेंगे? यही है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसे समझने के लिए ही बच्चों क्या, इकोलॉजी जरूरी है। इसलिए बच्चों इकोलॉजी सिर्फ नीट का चैप्टर नहीं है, लाइफ का भी चैप्टर है, इसलिए हमको इसे पढ़ना है बहुत अच्छे से, है ना। चलो, अब बच्चों हम लोग थोड़ा हिस्ट्री भी जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में फैक्ट्स भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बच्चों इकोलॉजी शब्द हमारा कहाँ से आया है? दो ग्रीक वर्ड से। पहला ग्रीक वर्ड क्या है? ओइकोस, और दूसरा क्या है? लोगोस। ओइकोस का मतलब क्या होता है बच्चों? होम या होम प्लेस। और दूसरा वर्ड क्या है? लोगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ होम। क्या? स्टडी ऑफ होम। लेकिन यहाँ होम का मतलब आपका घर नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनिज्म का नेचुरल होम है, यानी कि उसका क्या है? हैबिटाट है, जहां वो रहता है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है क्या, कि इकोलॉजी शब्द जो है वो सबसे पहले किसने दिया था बच्चों? तो इसको सबसे पहले किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकल ने दिया था 1866 में, है ना। इस फैक्ट को बच्चों बार बार पूछा जाता है, तो याद रखना है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है बच्चों? फादर ऑफ इकोलॉजी हमारे यूजीन पी ओडम। और इन्हें हम लोग जो है, इनकी जो बुक है कौन सी है? फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। ये आज भी इकोलॉजी की बच्चों सबसे फेमस बुक में गिनी जाती है। कौन सी? फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। किसने लिखी थी? यूजीन पी ओडम ने, ये कि फादर ऑफ इकोलॉजी है। और बच्चों इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है हमारे? प्रोफेसर रामडियो मिश्रा। बच्चों इनका भी नाम कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर कर यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर क्वेश्चन का आंसर गलत कराते हैं, और फिर कहते हैं कि मैम हमने पढ़ा तो था लेकिन एग्जाम में याद नहीं आ रहा था। क्या? कि अगर वो पूछे कॉइंड बाय, तो कॉइंड किया था अर्नस्ट हेकल ने। लेकिन अगर फादर पूछ ले इकोलॉजी के, तो वो कौन थे? यूजीन पी ओडम, है ना। दोनों चीजों में फर्क है, ये फादर हैं। और इकोलॉजी टर्म दिया किसने था सबसे पहले? वो दिया था अर्नस्ट हेकल ने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो बच्चों अब इकोलॉजी इतनी बड़ी साइंस है, तो इसलिए इसे दो मेजर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। पहली है ऑर्टिक्योलॉजी, दूसरी है सिंक्योलॉजी। ऑर्टिक्योलॉजी नाम थोड़ा मुश्किल से लग रहे हैं, लेकिन बच्चों कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, तो चलिए समझते हैं। ऑटो, ऑटो का मतलब क्या होता है? सिंगल। क्या होता है? सिंगल। यानी स्टडी करना एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की, मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, कि सपोज मानिए कि हम लोग सिर्फ एक केमिकल केमिकल कह रही हूँ, बार बार केमिकल आ रहा है, कैमल की स्टडी कर रहे हैं, है ना। कैमल कहाँ रहता है? डेजर्ट में रहता है। उसकी हम्प क्यों होती है? ये आप लोग देख रहे हैं, उसकी हम्प क्यों होती है? उसके फुट इतने चौड़े क्यों होते हैं? ये हम लोग एक कैमल की क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं, कि इसमें हम्प क्यों है, इसके जो फुट हैं इतने चौड़े क्यों हैं, ये डेजर्ट में कैसे रहता है, ये वाटर के बिना कई दिन तक कैसे रह लेता है। बस जब हम लोग इस सिर्फ कैमल के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, एक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्टिक्योलॉजी कहते हैं। अब इसकी दूसरी ब्रांच क्या है? सिंक्योलॉजी। सिन सिन मतलब टुगेदर, यानी कि ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ कैमल नहीं पढ़ रहे हैं,
पूरा डेजर्ट इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं। यानी कि हम लोग केमिकल आ रहा है बार बार, कैमल के बारे में पढ़ रहे हैं, स्नेक के बारे में पढ़ रहे हैं, लिजर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, कैक्टस के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल। अब हम लोग सबके बारे में पढ़ रहे हैं, इन लोगों का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। तो यही क्या हुई हमारी सिंक्योलॉजी। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं सिर्फ टाइगर की स्टडी करूं, सिर्फ एक की स्टडी कर रही हूँ, याद रखना है ऑटो मतलब सिंगल, सिंगल की बात कर रहे हैं। अगर एक की बात कर रहे हैं तो ऑटिक्योलॉजी, ग्रुप की बात कर रहे हैं तो सिंक्योलॉजी। तो एक और एग्जांपल है, अगर मैं सिर्फ टाइगर की स्टडी करूं तो ऑटिक्योलॉजी, और अगर मैं पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करूं, जैसे मैं उसमें टाइगर की भी स्टडी कर लूं, फिर डियर की भी कर लूं, मंकी की भी कर लूं। फॉरेस्ट में तो सभी लोग रह रहे होंगे ना, अकेले कोई टाइगर तो रह नहीं रहा होगा। ट्रीज की भी कर लूं, रिवर की भी कर लूं, है ना। तो ये सब मिलकर हमारा क्या, किसकी स्टडी कर रहे हैं हम लोग, सिंक्योलॉजी की, है ना। तो ऑटो, और ऐसे भी याद रख सकते हो, ऑटो ए से अलोन, ए से ऑटो ए से अलोन। और सिनिक मतलब सोसाइटी कह लो, या सिनिक भी कहते हैं ना, मैचिंग मैचिंग की, सिनिक कर रहे हैं मेरी इससे, ये सब चीजें तो थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हो, तो इससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, है ना। तो ये बात करनी है हमने इनके ब्रांचेस की। चलो, अच्छा, चलो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था बच्चों, इकोलॉजी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, और उसकी ब्रांचेस समझ ली। लेकिन इकोलॉजी को समझने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना होगा, और क्या है बच्चों, ये लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब एक क्वेश्चन है, क्या पूरी बायोलॉजी क्या पूरी बायोलॉजी जो है बच्चों सिर्फ एनिमल से शुरू होती है? नहीं, नेचर बहुत छोटे लेवल से शुरू होती है और धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। आज हम उसी जर्नी को समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है बच्चों हमारा, मैक्रोमोलिक्यूल। क्या, मैक्रोमोलिक्यूल। सबसे पहले आते हैं बड़े बड़े क्या, बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। इनसे मिलकर बच्चों हमारे लाइफ की फाउंडेशन मिलती है। इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे अगर मैं कोई घर बनाने जा रही हूँ, तो घर सीधे तो खड़े हो नहीं जाएगा, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, ब्रिक्स भी चाहिए, आयरन भी चाहिए। उसी तरीके से एक लिविंग बॉडी को बनाने के लिए हमें ये मैक्रोमोलिक्यूल्स चाहिए, जैसे डीएनए, आरएनए, लिपिड, प्रोटीन, ये सब कुछ हमारे को चाहिए। फिर बच्चों, अब इन मैक्रोमोलिक्यूल से मिलकर क्या बनते हैं हमारे सेल। क्या बनते हैं बच्चों हमारे सेल, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये जो होती है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। यानी कि जीवन की सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, सेल। और जो हमारा पूरा बॉडी है ना, वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है। तो सेल हमारे किससे मिलकर बने, मैक्रोमोलिक्यूल से। उसके बाद में थर्ड आता है बच्चों हमारा क्या, टिश्यू। अब ये टिश्यू है, ये बहुत सारे सिमिलर सेल से मिलकर बनता है। किससे, सिमिलर सेल से मिलकर क्या बना, टिश्यू बना। जैसे कि मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, अगर प्लांट्स में बात करें तो जाइलम बना, फ्लोएम बना। ठीक है, तो याद रखना है सेल किससे बने, मैक्रोमोलिक्यूल से। और सिमिलर टाइप ऑफ सेल से क्या बना, टिश्यू बना। अब हमारे टिश्यू से, अलग अलग टिश्यू से मिलकर क्या बनता है बच्चों, हमारा ऑर्गन बनता है। जैसे हार्ट बन गया, किडनी बन गया, लिवर बन गया, प्लांट्स में देखेंगे तो लीफ बन गया, रूट बन गया, है ना। तो सेल किससे मिलकर, मैक्रोमोलिक्यूल से। सिमिलर टाइप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन, है ना। अब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। अब इन्हीं ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनेंगे, जो सारे ऑर्गन सिस्टम है वो मिलकर क्या बनाएंगे, कंप्लीट इंडिविजुअल बनाते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमन, टाइगर, नीम ट्री, अमीबा, है ना। अब बच्चों, ये क्या हुआ, हमारा सेल हमारा मैक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बना, है ना। सिमिलर टाइप ऑफ सेल मिलकर क्या बना रहे थे, टिश्यू। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन। अब सारे ऑर्गन ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम। और सभी ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर क्या बनाया, एक इंडिविजुअल यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बनाया। तो बच्चों ये अभी तक हमने क्या पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ी। लेकिन बच्चों अब इकोलॉजी इसके आगे से शुरू होती है। यहीं से ही बच्चों एनसीईआरटी का फोकस बदल जाता है। तो आप लोगों को बहुत ध्यान देना है क्या, कि अब जो है, अब सिर्फ एक डियर नहीं, बल्कि एक ही स्पीशीज के बहुत सारे डियर
जो एक एरिया में रहते हैं वो उसकी पॉपुलेशन कहलाते हैं, है ना। तो याद रखिए बच्चों, पॉपुलेशन में सभी मेंबर्स एक ही स्पीशीज के होते हैं। ऑर्गेनिज्म यानी कि हम लोग एक डियर की बात कर रहे थे, है ना। पॉपुलेशन मतलब बहुत सारे डियर, बहुत सारे डूअर मतलब सिमिलर स्पीशीज की बात हो रही है जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही हैं। तो वो क्या हो गया, उसकी पॉपुलेशन हो गया। क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया, है ना। अब बच्चों डियर के साथ में टाइगर भी रह रहा है, रैबिट है, बर्ड है, ग्रास है, सब आ गए। अब क्या हो गई, ये बच्चों अलग अलग स्पीशीज हो गई, क्योंकि टाइगर एक सेम स्पीशीज है तो वो एक पॉपुलेशन कहलाएगी। डियर एक सेम स्पीशीज है तो वो एक पॉपुलेशन कहलाएगी। बर्ड की एक सेम स्पीशीज है तो वो हमारी पॉपुलेशन कहलाएगी। लेकिन अब ये अलग अलग पॉपुलेशन मिलकर मतलब अलग अलग स्पीशीज मिलकर क्या बना दी बच्चों, ये क्या हो गई, हमारी कम्युनिटी हो गई। क्या हो गई, कम्युनिटी हो गई। अब क्या हुआ कि कम्युनिटी के साथ में हम लोगों ने पानी भी ले लिया, एयर भी ले ली, सॉइल, टेम्परेचर, सनलाइट, ये सब भी जोड़ दिया। तो बच्चों क्या बना हमारा इकोसिस्टम। क्या बना, इकोसिस्टम यानी कि लिविंग फैक्टर्स, यानी कि जो हम लोगों ने डियर वगैरह, डियर टाइगर वगैरह लिए थे, इसके साथ में हम लोगों ने नॉन लिविंग, जब दोनों मिल गए तो क्या बन गया हमारा इकोसिस्टम। क्या बन गया, इकोसिस्टम। अब बच्चों बहुत सारे सिमिलर इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, बायोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बायोम बनाते हैं। बहुत सारे सिमिलर इकोसिस्टम मिलकर, जैसे डेजर्ट बायोम, ग्रासलैंड बायोम, टुंड्रा बायोम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, है ना। अब इसके बाद में बच्चों, अब जो ये हमारे अर्थ पे ये जितने भी सारे बायोम्स हैं, सारे इकोसिस्टम, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सब मिलकर बनाते हैं क्या, बायोस्फीयर, यानी कि एंटायर लिविंग अर्थ। ये पूरी अर्थ बन जाती है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले क्या हुआ हमारा, सेल किससे बने, हमारे मैक्रोमोलिक्यूल से। सबसे पहले मैक्रोमोलिक्यूल्स आए, फिर सेल, सिमिलर टाइप ऑफ सेल ने मिलकर टिश्यू बनाया, फिर अलग अलग टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन बनाया, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, फिर ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर क्या बनाया, एक इंडिविजुअल यानी कि ऑर्गेनिज्म बनाया। अब ये सिमिलर टाइप के स्पीशीज मिलकर क्या बना रहे हैं, पॉपुलेशन बना रहे हैं। अब इस पॉपुलेशन में और दूसरे स्पीशीज आ गए, जैसे लॉयन आ गया, बर्ड्स आ गए, तो क्या बन गई, कम्युनिटी बन गई। अब कम्युनिटी में हम लोगों ने नॉन लिविंग फैक्टर्स भी इंक्लूड कर दिए, एयर, टेम्परेचर, वाटर। तो ये सब क्या बन गया, हमारा इकोसिस्टम बन गया। अब सिमिलर टाइप के इकोसिस्टम मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, बायोम। और फिर जब ये जो बायोम में सारे इकोसिस्टम, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन सब ने मिलकर क्या बनाया बच्चों, हमारा एंटायर लिविंग अर्थ बनाया। तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज क्या याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि, चलो अभी से बताती हूँ मैं आगे। चलो बच्चों, तो अभी तक हम लोग ने बच्चों लास्ट स्लाइड में सारे लेवल्स देखे थे, लेकिन बच्चों इकोलॉजी में हर एक लेवल का इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि इस चैप्टर में बच्चों खास तौर पर 5 लेवल पर याद रखने की जरूरत है। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, जो बताया था हमारा किससे बना था, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाया था। फिर पॉपुलेशन, कि सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। अब जब हम लोगों ने उसमें टाइगर, बर्ड्स वगैरह भी इंक्लूड कर दिया तो कम्युनिटी बन गई, और जब नॉन लिविंग फैक्टर्स भी इंक्लूड कर दिया तो इकोसिस्टम बन गया। इकोसिस्टम बन गया तो सिमिलर टाइप ऑफ इकोसिस्टम ने मिलकर क्या बना दिया, हमारा बायोम बना दिया, और फिर सभी ने मिलकर एक एंटायर लिविंग अर्थ बना दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, साइज बढ़ता है, और जब साइज बढ़ेगा तो बच्चों कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है, ठीक है। ये बात आप लोग को याद रखना है कि ये लिखा भी हुआ है, एज वी मूव अपवर्ड, तो जैसे वैसे वैसे साइज भी बढ़ेगा और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। चलो इसको ना एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। चलो, जैसे मान लीजिए कि बच्चों एक डियर है जो जंगल में घूम रहा है। अब डियर है, अकेले में डियर की बात कर रही हूँ, तो वो क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म है। अच्छा याद करो, एक की स्टडी कर रही हूँ तो क्या हुआ, ऑर्टिक्योलॉजी हुआ, ठीक है। अब एक डियर है यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है जो जंगल में घूम रहा है, ठीक है। अब उसी जंगल में क्या हुआ बच्चों, 100 डियर है। अब ये बताओ कि मुझे, ये 100 डियर ये कौन हुए, ऑर्गेनिज्म हुए, कम्युनिटी हुई, पॉपुलेशन हुई, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। अभी मैंने बताया कि सिमिलर स्पीशीज है। तो अब बच्चों एक डियर था तो वो ऑर्गेनिज्म था, लेकिन बच्चों अब 100 डियर हो गए तो क्या बन गई बच्चों, उसकी पॉपुलेशन बन गई, क्योंकि सभी एक ही स्पीशीज के हैं।
अब बच्चों डियर के साथ टाइगर भी है, मंकी भी है, बर्ड भी है, ग्रास भी है। अब बच्चों ये सब अलग अलग स्पीशीज साथ रह रही हैं। जब एक साथ में अलग अलग स्पीशीज रहती हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं बच्चों? कम्युनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों उसी फॉरेस्ट में हम लोगों ने क्या किया, रिवर भी जोड़ दी, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, सनलाइट सब जोड़ दिए। तो बच्चों क्या बन गया हमारा? इकोसिस्टम। क्योंकि हमने लिविंग के साथ में नॉन लिविंग फैक्टर्स भी जोड़ दिए, तो क्या बन गया? इकोसिस्टम। अब बच्चों हम लोगों ने इंडिया के सारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक साथ जोड़ दिए। क्या कर दिया हमने? सारे ट्रॉपिकल, जितने भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंडिया में, हमने उन सबको जोड़ दिया। तो क्या बन गया बच्चों? हमारा बायोम बन गया। क्या बन गया? बायोम बन गया। क्या बना? बायोम बना। और अब बच्चों जो पूरी अर्थ है, जहां कहीं भी लाइफ मौजूद है, वो क्या कहलाती है बच्चों? बायोस्फीयर कहलाती है ना? क्या कहलाती है? बायोस्फीयर कहलाती है। चलो इस वाली एनालॉजी से समझ में नहीं आया तो एक और मैं समझाती हूँ, बहुत इजी है। इमेजिन कीजिए कि एक स्कूल है। ठीक है। एक स्कूल में एक स्टूडेंट है। अब एक स्टूडेंट आप ही मान लो कि आप हो। ठीक है। एक ही स्टूडेंट है तो क्या हुआ बच्चों? वो ऑर्गेनिज्म। जब पूरी क्लास हो गई है तो सब ह्यूमन ही स्पीशीज के, पूरी क्लास तो क्या बन गई बच्चों? पॉपुलेशन बन गई। अब पूरी क्लास के सारे क्लासेस, एक क्लास के बच्चे एक पॉपुलेशन। अब सारे स्कूल के सारी क्लासेस तो अलग अलग क्लासेस, कोई एट्थ का है, कोई नाइन्थ का है, सब अलग अलग क्लासेस से हैं, तो क्या बन गई? कम्युनिटी। क्या बन गई बच्चों? कम्युनिटी बन गई, है ना? कम्युनिटी यानी कि हमारा क्या क्या आ गया बच्चों? अब हम लोगों ने इसमें क्या किया? नॉन लिविंग फैक्टर्स भी इंक्लूड कर दिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। तो बच्चों क्या हो गई? स्कूल बिल्डिंग हो गई, स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर हो गई। इन सब ने मिलकर क्या बनाया बच्चों? हमारा इकोसिस्टम बनाया। इकोसिस्टम बनाया। अब बच्चों पूरी सिटी में ऐसा थोड़ा ना आप ही का ही एक स्कूल होगा, पूरी सिटी में कितने सारे स्कूल्स होंगे। जैसे इंडिया में कितने सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, इसी तरीके से पूरे सिटी में जो बहुत सारे स्कूल्स होंगे, उन सब ने मिलकर क्या बनाया? हमारा बायोम बनाया। क्या बनाया? बायोम। अब बच्चों ये तो हमने सिर्फ सिटी की बात करी है बच्चों, पूरे देश के सारे स्कूल्स, तो क्या हो गया? वो हमारा बायोस्फीयर बन गया। जैसे कि जहां जहां लाइफ प्रेजेंट है वो सब हमारा बायोस्फीयर। तो इससे अब आप लोग कभी भूलोगे नहीं। और हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर जाने पर क्या होता है बच्चों? एरिया भी बढ़ता है। ऊपर से इन द सेंस कंफ्यूज नहीं होना है, ऊपर से इन द सेंस ये एरो नीचे की तरफ है, मतलब। लेकिन हम लोग जा तो छोटे से बड़े की तरफ रहे हैं ना, तो इस वाले सीक्वेंस में याद रखना है कि मैक्रो मॉलिक्यूल से बायोस्फीयर की तरफ। और अगर हम लोग मेनली इकोलॉजिकल हायरार्की की बात करें तो ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर की तरफ जाते टाइम जो होता है, एरिया भी बढ़ता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी बढ़ते हैं, और इंटरेक्शन बढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है। ठीक है। क्या होती है? कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग इकोलॉजी की, सॉरी, ऑर्गेनिज्म की। तो बच्चों अभी तक हम लोग, ये है सबसे ज्यादा इकोलॉजी की सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट ऑर्गेनिज्म। ये भी आप लोगों ने इकोलॉजिकल हायरार्की में देखा भी था, सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट इकोलॉजिकल हायरार्की की क्या है? ऑर्गेनिज्म है। अब बच्चों ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो ऑर्गेनिज्म is an individual living being capable of performing all life processes, है ना? that carry out all life processes, मतलब ऐसा इंडिविजुअल जो खुद से सारे लिविंग फंक्शंस, जो खुद से सारे हमारे लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करे। क्या करे? सारे लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करे। तो दिस इज द बेसिक इकोलॉजिकल यूनिट। एंड वो अपने सारे लिविंग फंक्शंस को क्या करे? सारे लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करे। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? जैसे ह्यूमन, टाइगर, नीम ट्री, अमीबा। ये सब बच्चों क्या है? हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं। सब क्या हैं? ऑर्गेनिजम्स हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्या अमीबा भी ऑर्गेनिज्म है? हाँ। क्योंकि हालांकि ये हमारा एक ही सेल से बना हुआ है, लेकिन बच्चों ये अपन ने यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, थोड़ा सा याद करो सेल वाले चैप्टर में, है ना? जिसने नहीं पढ़ा हो तो वो थोड़ा सा ध्यान, ये उस सेल की भी एक हमारी सीरीज अवेलेबल है, आप उसमें से भी देख सकते हैं कि हमने वहाँ पे यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को, यूनिसेल्यूलर जो एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं और वो होते हैं अमीबा। लेकिन ये हमारे सारे जो लाइफ के फंक्शंस होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, सब परफॉर्म करते हैं। यानी कि रेस्पिरेशन भी करते हैं, ये न्यूट्रिशन भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं, मूवमेंट भी करते हैं। इसलिए वह भी क्या है? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ही है ना?
अब बात करें अगर हम लोग ह्यूमन की, तो ये मल्टी सेल्यूलर है, लेकिन ये भी ऑर्गेनिज्म है ना, क्योंकि ऑर्गेनिज्म हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। हमने बात करी थी यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर एक सेल से, मल्टी सेल्यूलर हमारे एक से ज्यादा सेल से, जैसे कि ह्यूमन था हमारा। और यूनिसेल्यूलर में हमारे पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, ये सब थे, है ना। और अगर अब हम लोग इसको फिर से ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी से वो करें, तो अगर हम लोग केवल ह्यूमन की स्टडी करें तो ऑर्टिक्योलॉजी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पूरे ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करूं, यानी कि पॉपुलेशन इकोलॉजी, और अगर मैं पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करूं तो सिंक्योलॉजी, है ना। सारे कॉन्सेप्ट बच्चों आपस में जुड़ते जा रहे हैं। यही बच्चों क्या है, इकोलॉजी की खूबसूरती है। इसी वजह से इकोलॉजी पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो आप लोग को भी रटना नहीं है बच्चों, है ना, थोड़ा सा समझ के चलिएंगे ना, तो आपको सब चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी, है ना। चलो, ओके, चलो। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक का था, लेकिन जाने से पहले पूरे लेक्चर को सिर्फ 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों बायोलॉजी में रिवीजन ही रिटेंशन की है ना। तो बच्चों हमने सबसे पहला पॉइंट क्या सीखा कि इकोलॉजी जो होता है हमेशा वाई वाले क्वेश्चन का आंसर ढूंढता है ना। हम लोगों ने बात करी थी हाउ एंड वाई, तो ये हमेशा वाई वाले क्वेश्चन का, कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कैक्टस में स्पाइन क्यों है, पोलर बियर की फर इतनी थिक क्यों है, बर्ड गाना क्यों गाती है। इकोलॉजी हर अडेप्टेशन के पीछे का रीजन बताती है, ठीक है। चलो, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों की, हर ऑर्गेनिज्म लगातार अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म नेचर से अलग नहीं रहता। ह्यूमन भी नहीं, टाइगर भी नहीं, प्लांट्स भी नहीं, अमीबा भी नहीं, सभी ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के साथ में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि बच्चों एनवायरनमेंट जो होते हैं 2 पार्ट्स का बना होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक यानी कि जो लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, और एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर्स। ये बात आपको याद रखनी है कि एनवायरनमेंट जो है बायोटिक प्लस एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। अब हमारा बच्चों फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो इकोलॉजी शब्द है, इसको अर्नेस्ट हेकल ने 1886 में कॉइन किया था। जबकि जो फादर ऑफ इकोलॉजी थे वो कौन थे बच्चों, यूजीन पी ओडम थे। और जबकि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन थे, प्रोफेसर रामडियो मिश्रा थे। तो तीनों में आप लोगों को फर्क याद रखना है। उसके बाद में हमारे बच्चों फिफ्थ पॉइंट क्या था कि इकोलॉजी की 2 मेन ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी थी बच्चों, ऑर्टिक्योलॉजी एंड सिंक्योलॉजी। ऑटो मतलब अलोन, ए से ऑटो, ए से अलोन, या ऑटो से सिंगल याद रखना है आप लोगों को कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की स्टडी। और सिंक्योलॉजी, सिंक मतलब ग्रुप की बात हो रही है, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, है ना। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इकोलॉजिकल हायरार्की। इकोलॉजिकल हायरार्की आप लोगों को याद रखनी है कि सबसे ज्यादा जो हमारी बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या थी इकोलॉजिकल हायरार्की की बच्चों, ऑर्गेनिज्म से शुरू हो रहा था। ऑर्गेनिज्म से क्या बनी, सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स, यानी कि स्पीशीज मिलकर पॉपुलेशन बनाई, पॉपुलेशन ने मिलकर कम्युनिटी। जब अलग अलग ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्ट कर रही थी तो क्या बनी थी, कम्युनिटी। जब हम लोगों ने उसमें एबायोटिक फैक्टर्स भी इंक्लूड कर दिया तो क्या बना था, इकोसिस्टम। अब एक ही टाइप के इकोसिस्टम मिलकर क्या बना रहे थे, बायोम। और फिर बायोम ने मिलकर क्या बनाया था बच्चों, हमारा बायोस्फीयर, है ना। अगर बच्चों आपको सिर्फ ये 6 बातें याद हैं तो इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी का लगभग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आगे आने वाले पूरे चैप्टर को समझाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, अब ये हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अब इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आप लोगों को इसको लिखने की कोशिश करनी है कि इकोलॉजी क्या होती है। तो इकोलॉजी, आप लोग बताइए कि इकोलॉजी, अभी पढ़ा था अपन ने कि इकोलॉजी क्या होती है। अगर आपने इसके क्वेश्चंस का आंसर दिए तो जो बच्चों क्या है इकोलॉजी, इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो स्टडी करती है हमारे ऑर्गेनिज्म जो होता है एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है ना। हु कॉइंड द टर्म इकोलॉजी, ये देखो आ गया, कॉइंड द टर्म किसने किया था, अर्नेस्ट हेकल ने 1886 में। व्हाट इज द बेसिक इकोलॉजिकल यूनिट, बेसिक इकोलॉजिकल यूनिट क्या है, तो बच्चों बेसिक इकोलॉजिकल यूनिट क्या है हमारी, ऑर्गेनिज्म। नेम 2 ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, कौन कौन सी हैं 2 ब्रांचेस, ऑर्टिक्योलॉजी एंड सिंक्योलॉजी। और इकोलॉजिकल हायरार्की को सीक्वेंस में बताना है। तो आप लोगों को अभी भी सीक्वेंस मैंने पीछे बताया था, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी ने मिलकर क्या बनाया हमारा, इकोसिस्टम। देन बायोम, बायोम से क्या बना हमारा
बायोस्फीयर, क्या बना? बायोस्फीयर। ठीक है। तो बच्चों, आज तक का लेक्चर जो है आपके दिमाग में बैठ चुका है। अगर 2 या 3 ही सही हुए हैं तो एक बार लेक्चर फिर से देखिए। बायोलॉजी में रिवीजन ही सक्सेस का सीक्रेट है, और अगर 5 के 5 ठीक हुए हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से लेक्चर समझ में आ चुका है ना? तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी को कंप्लीट किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि इकोलॉजी जो शब्द है वो आप लोगों को अब उसका मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और पूरा कॉन्सेप्ट याद रहेगा। अगर बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे को जो है आगे वीडियोस बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है ना? और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हैबिटाट के बारे में, नीश के बारे में, नीश क्या होता है, अडेप्टेशन क्या होता है, पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक यू।